सो क्लास दो चीज़ समझ में आ गई कि फर्म का इक्विलिब्रियम कैसे मार्केट में होता है और एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल क्यों होते हैं परफेक्ट कंपटीशन में, ग्राफ हॉरिजॉन्टल क्यों बनता है, आपने पिछले पढ़ा। अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि जो परफेक्ट कंपटीशन है उसमें इंडिविजुअल फर्म होती है। तो इंडिविजुअल फर्म जो है अपने गुड्स का जो प्रोडक्शन है जो मार्केट में सेल करती है, तो कितना फर्म मार्केट में सेल करती है। जब मार्केट में सेल करती है तो वो एक तरफ से एक फर्म की सप्लाई हो गया। अब एक फर्म की सप्लाई किस पे डिपेंड करती है, मार्केट की डिमांड और सप्लाई पे डिपेंड करती है। तो मार्केट में कितनी फर्म सप्लाई करेगी, इंडिविजुअल फर्म कितना सप्लाई करेगी, उसका सप्लाई कर्व कैसे होगा। तो शॉर्ट टर्म में सप्लाई कर्व कैसे होगा और लॉन्ग रन में सप्लाई कर्व कैसे होगा इंडिविजुअल फर्म का, हम पहले ये स्टडी कर लेते हैं। डिमांड स्टडी कर लिया हमने, अब सप्लाई स्टडी कर लेते हैं एक फर्म का। फिर इसके बाद हम मार्केट इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे जहाँ पर दोनों को टर्जन करके देखेंगे। फिर हम आगे पढ़ेंगे कि मार्केट में प्रॉफिटेबिलिटी कब हो रही है, कब वो शट डाउन करेगा, कब वो नहीं करेगा, कब वो नॉर्मल प्रॉफिट होने के बाद ही मार्केट में टिका रहता है। ये चार बातें हम आपको वन बाय वन करते हैं। पहले आपको पढ़ाते हैं सप्लाई कर्व जो है कैसे बनता है परफेक्ट कंपटीशन में। स्टार्ट करें। तो आपको बच्चे लोग पता भी है कि मार्केट में जो डिमांड और सप्लाई होती है वो जब टेंजन करती है इंडस्ट्री के द्वारा तो उस पर एक फर्म अपना सेल करती है। क्लियर है। एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू प्राइस से डिटरमाइंड होता है, ये भी पता आपको। एवरेज कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट ऑलरेडी मार्केट में उसकी इंडिविजुअल फर्म की कॉस्ट पे डिपेंड करता है, वो भी पता है आपको। अब हम इसको एक ग्राफिकल दिखाते हैं कैसे करते हैं, तो स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो समझ में आएगा भाई। ठीक है। थोड़ा सा बड़ा ग्राफ लेंगे, दो ग्राफ एक साथ बनाना क्लास, तो समझिएगा प्लास ध्यान से। आपको कंडीशन पता है, लिख लीजिए पहले कंडीशन होती है कि परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस जो है MR और AR के इक्वल होता है। और जो मेन पॉइंट होता है इक्विलिब्रियम का वहाँ पर होता है जहाँ पर इक्विलिब्रियम पॉइंट वहाँ पर होता है जहाँ पर MR जो है MC को काटता है। दूसरा MR का स्लोप जो होता है MC के स्लोप से बड़ा होता है। दो कंडीशन होती है। तीसरी कंडीशन होती है कि इस केस में जो है इंडस्ट्री के द्वारा डिमांड सप्लाई गिवन होती है और मार्जिनल कॉस्ट जो है और एवरेज कॉस्ट जो है वो ऑलरेडी गिवन है। तो हम एक ग्राफ बनाते हैं, यहाँ के साथ चलते हैं, दिख रहा होगा बेटा। चलो ठीक है, दो आपके साथ साथ बना लीजिए, एक मिनट यार, साथ साथ बना लीजिए। दूसरा हम और कर लेते हैं। देखो आपको एग्जाम में दिखाना भी है, समझना भी है। अब मान चलो क्लास हम लेते हैं सबसे पहले डिमांड, ठीक है, और लेते हैं सप्लाई। ठीक है, ये हो गया हमारा इक्विलिब्रियम, ये हो गया प्राइस, ठीक है, और ये हमारी हो गई क्वांटिटी। ठीक है, क्वांटिटी P0 Q0। ओके, अब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, AR क्या लिखेंगे क्लास, एवरेज रेवेन्यू एज मार्जिनल रेवेन्यू बना। ये हमारा हो गया प्राइस। ओके, अब हमने ये दिखाना है कि हमारी जो कॉस्ट है, मार्जिनल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट कैसे जाएगी। तो हम इसको पहले ही बना देते हैं क्लास, पहले ही हम बना देते हैं। चलो, हालांकि यहाँ से जाएगी लेकिन मैं ऐसे बनाता हूँ। चलो, ये हो गई मार्जिनल कॉस्ट। क्लियर है, दिख रहा भाई। अच्छा, आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट आपका कहाँ गया, ये आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट आ गया। क्लियर है, यानी कि इस पॉइंट पर फर्म जो है अपना इक्विलिब्रियम पॉइंट बना दिया। यहाँ पर इस गिवन प्राइस पे, इस गिवन डिमांड सप्लाई पे, ठीक है, इतने गिवन क्वांटिटी पे ये फर्म जो है अपना इतना प्राइस बेच रही है। ओके, ओ की सप्लाई कर रही है, डिमांड सप्लाई। अब बताओ मार्केट में अगर सडनली क्लास ध्यान समझना, मार्केट में अगर सडनली डिमांड बढ़ जाए तो क्या होगा। अगर मार्केट में डिमांड बढ़ जाएगी तो प्राइस क्या होगा, बढ़ेगा। अच्छा ठीक है, चलो मार्केट में थोड़ा सा डिमांड को बढ़ा देते हैं। अब मार्केट में D से D1 हो गया, ठीक है, डिमांड बढ़ा दिया। जब मार्केट में डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस क्या होगा बच्चा लोग,
ऑटोमेटिकली हम कह सकते हैं प्राइस ऊपर की तरफ क्या करेगा, मूव करेगा। किया, ओके। अब हमारा P1 हो गया प्राइस, दिख रहा होगा, और इस P1 प्राइस पे क्वांटिटी भी Q1 हो गई। अब नो डाउट फर्म भी अपना कुछ सेल करेगी, प्राइस बढ़े तो सेल करेगी, तो क्या होगा कि उस फर्म का एवरेज और मार्जिनल रेवेन्यू भी मार्केट की प्राइस के बराबर हो जाएगा। अब ये प्राइस यहाँ पर चला गया, ठीक है। तो अब आपका नया कर्व बन गया AR बराबर MR1, ये 1 बन गया, ये P1 बन गया, तो ये E पॉइंट था, ये E1 आ गया हुआ, तो ये हमारा E2 हो गया, बना बेटा जी। अब ये P1 आ गया, ये हमारी Q1 हो गया। क्लियर है? यानी कि मार्केट में इक्विलिब्रियम एक दूसरे पॉइंट पे हो गया पूरी इंडस्ट्री का और पूरे फर्म का। सेम कंडीशन यहाँ भी फुलफिल हो रही है। ओके, मार्केट में प्राइस और बढ़ गया, डिमांड और बढ़ गई। अगर डिमांड और बढ़ गई, एक तीसरी डिमांड देखते हैं कि मार्केट में डिमांड और बढ़ गई। चलो, मार्केट में डिमांड और बढ़ गई, D2 हो गई, तो इक्विलिब्रियम पॉइंट आपका P2 हो गया, क्वांटिटी आपकी Q2 हो गई। तो यहाँ पर भी तो होगा वही सेम चीज़, P1 हो गया, AR1 और MR2, ये सेकंड हो जाएगा, और यह भी इक्विलिब्रियम हमारा Q3 हो जाएगा, और हमारा QE3 हो जाएगा। क्लियर है? अब क्या हुआ, अब आप बताइए क्लास, ध्यान से समझिएगा मेरी बात को कि जैसे जैसे मार्केट में प्राइस बढ़ा, ध्यान समझना, मार्केट में डिमांड बढ़ी तो मार्केट में प्राइस बढ़ा, और जब मार्केट में प्राइस बढ़ा तो इंडिविजुअल फर्म ने अपनी सप्लाई को बढ़ा दिया, तो पूरी इंडस्ट्री में सप्लाई बढ़ी तो इंडिविजुअल फर्म की भी सप्लाई बढ़ी। देखिए, मार्केट में प्राइस बढ़ा तो सप्लाई बढ़ी। क्लियर है? अच्छा, इसके बाद हम एक चीज़ और पढ़ना चाहते हैं क्लास, अभी आपको समझाते हैं। अब बताइए, ये फर्म प्रॉफिट ले रही है कि लॉस में ले रही है, कुछ भी हो सकता है कि फर्म, तो अभी हम यहाँ पर प्रॉफिट लॉस सेक्शन नहीं पढ़ रहे हैं, हम यहाँ पर सिंपल ये बताना चाहते हैं कि मान चलो हम यहाँ पर 3 चीज़ें पढ़ाएंगे। ATC नहीं बनाया आपने, हमने SMC बना दिया, शॉर्ट टर्म मार्जिनल कॉस्ट बना दिया था। अब हम यहाँ पर ही ABC बनाएंगे, क्या है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, और इसी के ऊपर होता है क्लास एवरेज टोटल कॉस्ट, एवरेज टोटल कॉस्ट। ठीक है? अच्छा, अब देखिए क्लास, मैं आपको कहना ये चाहता हूँ कि जब एक फर्म की जो वेरिएबल कॉस्ट भी नहीं निकलेगी तो क्या करेगा, वो इंडस्ट्री को बंद कर देगा। ठीक है, हम आगे बताएं आपको, लेकिन हम पढ़ रहे हैं सप्लाई कर्व। तो सप्लाई कर्व क्या दिखाता है, सप्लाई कर्व क्या होता है कि जब मार्केट में प्राइस बढ़ता है, मार्केट में प्राइस इंक्रीज होगा तो मार्केट में सप्लाई क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो लॉ ऑफ सप्लाई क्या होता है, लॉ ऑफ सप्लाई क्या करता है कि लॉ ऑफ सप्लाई से इफ मार्केट प्राइस इंक्रीज सप्लाई इंक्रीज, मार्केट प्राइस डिक्रीज सप्लाई डिक्रीज, इज कॉल्ड द लॉ ऑफ सप्लाई। ओके, तो सप्लाई कर्व इज रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी इज ए पॉजिटिव रिलेशन। ओके, तो सेम थिंग यहाँ पर यू कैन फाइंड, इट इज सप्लाई कर्व, पर इट इज इंडस्ट्री सप्लाई कर्व। लेकिन एक फर्म का सप्लाई कर्व कहाँ गया, एक फर्म का सप्लाई कर्व ये हुआ। ओके, इसको सप्लाई कर्व बोलते हैं। शॉर्ट टर्म मार्जिनल कॉस्ट को ही हम सप्लाई कर्व बोलते हैं। लेकिन एक कंडीशन है कि शॉर्ट टर्म सप्लाई कर्व को हम मार्जिनल कॉस्ट को ही हम सप्लाई कर्व बोलते हैं। यानी कि मार्जिनल कॉस्ट जो है, शॉर्ट टर्म मार्जिनल कॉस्ट इज आल्सो कॉल्ड सप्लाई कर्व। किसका, किस सप्लाई कर्व कहलाएगा, किसका, एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री का, एक पर्टिकुलर फर्म का। लेकिन कंडीशन ये है कि वो सप्लाई कर्व ABC से ऊपर होना चाहिए।
यानी कि इस पॉइंट के नीचे सप्लाई कर्व नहीं होगा, क्योंकि इस फर्म के नीचे सप्लाई ही नहीं करेगी। तो सप्लाई कर्व ऑलवेज ABC से ऊपर का पोर्शन जो है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के ऊपर का पोर्शन जो होता है वो हमारा क्या होता है, सप्लाई कर्व होता है। तो एक फर्म का जो सप्लाई कर्व होता है वो ऑलवेज ABC से ऊपर के पोर्शन को हम सप्लाई कर्व बोलते हैं। ठीक, एबव ABC इस फर्म्स मार्जिनल कॉस्ट इज कॉल्ड सप्लाई कर्व। क्लियर हुआ? तो सप्लाई कर्व कैसे ड्राइव किया, सप्लाई कर्व को इंडस्ट्री से कैसे हमने निकाला, आपको समझ में आ गया होगा। मार्केट इक्विलिब्रियम कैसे हुआ ये भी समझ में आ गया। इंडिविजुअल फर्म कैसे अपने को रिएक्ट करती है, कैसे मार्केट में सप्लाई करती है जब प्राइस बढ़ता है। पूरी इंडस्ट्री का मार्केट सप्लाई, प्राइस बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस बढ़ेगा, तो सप्लाई बढ़ाएगा। और ये सप्लाई कर्व ही हुआ, क्योंकि प्राइस बढ़ने से प्रोडक्शन बढ़ रहा है, प्राइस बढ़ने पे E1 E2 देखो बढ़ा रहा है, इसे सप्लाई एक्सपेंशन बोलते हैं। ठीक है, आपने एक्सपेंशन कंस्ट्रक्शन पढ़ा होगा। तो ये क्लास हो गया आपका, क्या हुआ, शॉर्ट टर्म मार्जिनल कॉस्ट इज ऑल्सो सप्लाई कर्व बट एबव द एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, ऑफ ईच फर्म्स, हर फर्म के लिए होता है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं क्लास।